यस, नया टॉपिक, वर्क पावर एनर्जी, इसका नाम क्लास 11 का अपना ये नया टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं आफ्टर फ्रिक्शन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन। स्टार्ट हमने किया था काइनेमेटिक्स से, फिर लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन, और उसके बाद ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, राइट। सो वर्क पावर एनर्जी पावरफुल टॉपिक है। पीछे से हैमर दिख रहा है ना। इस टॉपिक का अपन शुरुआत ऐसे करते हैं कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो उसकी 10वीं की बोर्ड की एग्ज़ाम है जो कि तुम लोगों को स्किप हो गई है, ठीक है। लेकिन पहले 1 साल पहले कोई बच्चा है 10th स्टैंडर्ड के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है। वो 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 10 घंटे एवरी डे ही इज़ डूइंग स्टडी फॉर 10 hours अ डे, ठीक है। तो वो बहुत काम कर रहा है, बहुत मेहनती है, हम ऐसा कहेंगे। लेकिन हमारे ये फिजिक्स के टर्म में उसका वर्क डन है ज़ीरो। उसका वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो वर्क की डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है फिजिक्स के अंदर। जो अपन काम करते हैं कंप्यूटर के सामने बैठ के, अगर मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ, कोई मुझे पूछेगा फिजिक्स के हिसाब से आपकी वर्क डन कितना, मैं कहूँगा ज़ीरो। तो वर्क डन की डेफिनेशन, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं ये चीज़, 9th 10th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं हमने वर्क एनर्जी और पावर ये टर्म सुनी होंगी, ठीक है। अच्छा, उसमें से एक बात, पूरा ट्रेलर दे रहा हूँ टॉपिक का। वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है। वर्क का यूनिट और एनर्जी का जो कुछ यूनिट आएगा, जो कि हम देखेंगे, वो यूनिट सेम होता है। पावर का यूनिट उससे थोड़ा अलग होता है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए, इन तीनों को जोड़ने वाली एक टर्म है जिसका नाम है फोर्स, ठीक है। तो फोर्स इन तीनों टर्म को जोड़ के रखता है, उसकी हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। अगर हम इंडेक्स वाइज देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक के अंदर थोड़ी टेक्निकल बातें तुम लोगों को बता दूं। एक नई टर्म हमें सीखने को मिलेगी जिसका नाम होगा कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमने एक टर्म सुनी होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अपन फोर्स को डिवाइड कर देते, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत टेक्निकल अंदर की बात कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, टूल्स क्या लगेंगे, मैथमेटिकल टूल्स क्या लगेंगे इस टॉपिक को, ताकि तुम लोगों का वो अगर पोर्शन क्लियर ना हो तो तुम लोग उसे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। वेक्टर लगेगा और डिफरेंशिएशन यहाँ पे लगेगा, और इंटीग्रेशन साथ साथ, ठीक है। जहाँ जहाँ डिफरेंशिएशन आया मतलब वहाँ वहाँ इंटीग्रेशन का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं वो वाला अपन यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल है, उसकी ज़्यादा चिंता नहीं। तुम ज़्यादा चिंता किसकी करो? वेक्टर्स की, इंटीग्रेशन की और डिफरेंशिएशन की, ठीक है। मैं एक सिंपल सा छोटा सा टिप बताऊँ क्या तुम लोगों को? कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट होने से पहले खुद को पूछना कि यार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी मेरा स्ट्रांग हुआ है या अभी भी डमाडोल है। तो सुनहरा मौका है, फिर से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रिवाइज करते चलो। जैसे जैसे मैं नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करते जाऊंगा, हर एक टॉपिक में ये सभी चीज़ें मिलने वाली है, वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जब तक वो अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं देता तो उसको रिवाइज करते चलो। एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे टॉपिक में आते जाएगा, मैं हूँ ना, बताते जाऊंगा कैसे उसे करना है, ठीक है। क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ बोल बेटा। फोकस ऑन दिस टॉपिक ना, ठीक है। ओके चलो। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मीन बाय वर्क, ठीक है। सबसे पहले वर्क हम पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पावर नहीं, एनर्जी पढ़ेंगे। नाम तो ऐसा देना चाहिए था ना, वर्क, एनर्जी एंड पावर। कहने में अच्छा लगता है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो पहले अपन वर्क पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड में अपन एनर्जी पढ़ेंगे, और फिर अपन पढ़ेंगे पावर, ठीक है। यस। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय वर्क। वर्क की क्या डेफिनेशन होती है वो अपन जान लेते हैं। किसी को पता है? कोई बता सकता है वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? काम करते हैं ना हम, तो उस वर्क की कुछ डेफिनेशन होगी। क्या है डेफिनेशन? फॉर्मूला क्या है? हाँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो अपन थोड़ा 2 4 पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ से, ऊपर से, नीचे से, हर एक एंगल से अपन वर्क को देखते हैं। जैसे शोरूम में जाते हैं ना कोई गाड़ी खरीदने, आगे से देखते हैं अपन उसका हेडलाइट वगैरह, पीछे से देखते हैं टेल लाइट, फिर साइड से देखते हैं, फिर थोड़ा इधर से देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है हाँ गाड़ी अच्छी दिख रही है, ठीक है। वैसे ही वर्क को अपन जान लेते हैं 360 डिग्री से। तो कुछ डेफिनेशन के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? वर्क इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क को अपन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कह सकते हैं क्या? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी है, कुछ खाओगे वगैरह तभी तो काम कर पाओगे ना। हम ऐसे ही कहते हैं ना, मेरे को अगर भूख लगी है तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगा यार, क्या है, एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों रिलेटेड है।
तो यू कैन से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम इसको, मैं थोड़ा इसे सेट कर लूँ यार, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ लिखने में। यहाँ माइक को ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा ये यहाँ पे आ जाए। ठीक, चल दूसरी डेफिनेशन अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स, ये थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन होगी, ये जरूरी है अपने लिए। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज, व्हेन द फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट, व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चल ये आगे कुछ एग्जांपल से थोड़ा फील लेते हैं, एक बिना एग्जांपल के कैसे मजा आएगा, ठीक है। अपन एक एग्जांपल पे, सिंपल बक्सा ब्लॉक फेवरेट है पूरे मैकेनिक्स सेक्शन में, ब्लॉक से ज़्यादा सुंदर एग्जाम्पल कोई नहीं होता है। तो एक ब्लॉक रखा है हॉरिजॉन्टल टेबल में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मान लो, टेबल पे मान लो, ऐसा ब्लॉक अपन ने रखा है। इसको अपन फोर्स लगाएंगे अभी, ठीक है। इसको अपन ने फोर्स लगाया एफ, ये फिलहाल ए सिचुएशन में था, फिलहाल ये क्या था, ए सिचुएशन में था। थोड़ा मूव हुआ, ये मूव होते 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 ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने देखा तो हमें क्या पता चला, इसकी पोजीशन ये बी है, और ये जो टोटल यहाँ से यहाँ है वो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एस। क्लियर, सिचुएशन प्लॉट कर लिया अपन ने, ठीक है। ये समझ लेते हैं अभी यहाँ पे कि जब ये एफ फोर्स यहाँ पे लगेगा, सिंपल है। अगर ये एफ फोर्स, ध्यान देना, ये गिवन एफ फोर्स, लाइट चली गई, मुझे नेटवर्क स्विच करना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया, होल्ड ऑन। यस, चल अपन फोर्स लगा रहे थे इसको एफ, ठीक है। ए से बी ये बॉडी अगर मूव करती है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एफ, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो वर्क नहीं कहते, वर्क डन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, वर्क डन। तो यहाँ पे एक अपन सेंटेंस लिखते हैं। ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मैं फिर से दोहरा दूं, जो ध्यान नहीं दे रहे वो अभी ध्यान दे दे, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ से अभी मोमेंटम पेस पकड़ेगा, ठीक है। इस ए ब्लॉक के ऊपर अपन ने एफ फोर्स लगाया, हाँ बहुत बढ़िया सर, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, हाँ उसके कारण ये ब्लॉक क्या हुआ, ए से बी यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया एस, ठीक है। तो हम कहेंगे वर्क डन, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि वर्क डन कितना, तो वो कहना ही गलत होगा। हाँ, अगर मैं कहूंगा वर्क डन कितना, वो कहना ही गलत होगा। तो फिर क्या ठीक से क्या कहोगे, वर्क डन बाय अ फोर्स एफ, वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन कौन कर रहा है वो बताना जरूरी है। तुम सिंपली नहीं कह सकते कि वर्क डन कितना हो रहा है, नहीं, वर्क डन कौन कर रहा है, ये फोर्स, कौन सा फोर्स कर रहा है, वो वर्क डन अपन लिखते हैं। क्योंकि बहुत सारे फोर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, ग्रेविटेशनल का फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स, बहुत सारे फोर्स आते हैं। तो एक सिचुएशन में बहुत सारे अगर फोर्स एक्ट होते हैं, तो वर्क डन ये कहना गलत होगा, हम क्या कहेंगे, वर्क डन बाय अ गिवन फोर्स, ठीक है। तो इस सिचुएशन में एक ही फोर्स है, तो ये सिचुएशन बहुत सिंपल है। क्या लिखोगे सर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स एफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ऊपर फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, उसको बॉक्स कर लेते हैं। सबको पता है ये फॉर्मूला, नहीं पता है तो अभी पता हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट समझना ज़रूरी है, ठीक है। आगे आएंगे हम उसको देखेंगे, लेकिन फॉर्मूला अपन इसको बॉक्स कर लेते हैं। वर्क डन का साधा सरळ फॉर्मूला मिळाला आपल्याला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डन बाय फोर्स एफ इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, एफ इज द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ए टू बी, यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि एक लाइन में वो मूव हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ इंटू एस, ठीक है, इसको लिखेंगे हम एफ इंटू एस, ठीक है। ये पहला पॉइंट था, ये मैंने पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया, दिस इज द पॉइंट नंबर 1। अभी पॉइंट नंबर 2, इसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये कौन सी क्वांटिटी है। वर्क डन क्या स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी जानना हमें उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो लाइट आ गई है, अभी क्लैरिटी भी बढ़ गई होगी, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो सेकंड पॉइंट हमें पता करना है कि वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है। क्या लगता है, क्या लगता है वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी थोड़ा वेक्टर का यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो वेक्टर ठीक से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले भी मैंने बताया है, लेकिन और एक बार उसे बता देंगे ताकि हम उसे
याद रखे कॉन्क्रीटली बाय हार्ट, दिल से याद रखेंगे हम उसको, ठीक है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन जब अपन देखेंगे वर्क डन के अंदर के फॉर्मूला के अंदर राइट हैंड साइड में, मतलब यहाँ पे देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो लेट मी राइट दैट, मैं पहले नीचे लिख लूँ यहाँ पे, इसको मैं येलो कलर से लिख ले रहा हूँ। वर्क डन W से दिखाते हैं ना जनरली, वो उतना सेंटेंस कौन लिखते बैठे यार, हम W लिख देते सीधा। W इज इक्वल्स टू F। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा गौर करना, सिंपल सी बात है, लेकिन अगर सिंपल ही बात समझ में नहीं आए तो कॉम्प्लेक्स बात कैसे समझ में आएगी, बराबर है। फोर्स के ऊपर सर आपने एरो दिया, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आपने एरो दिया, और आपने इसका W के ऊपर एरो नहीं दिया। इसी के कारण W क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर ऐसा हमने एरो नहीं दिया, ठीक है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर अपन एरो लिखते हैं ये। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है? एक टिम्ब दिया है मैंने, ठीक है, एक डॉट दिया है, ठीक है। दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम वेक्टर में, ठीक है। दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशन अपन वेक्टर में करते हैं। तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है या अभी बता सकते हो कि दूसरा कौन सा प्रकार का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक डॉट प्रोडक्ट होता है और दूसरा, किसी को याद आया था वेक्टर, या उसको दूसरा नाम क्या है, छोटा वाला नाम? क्रॉस प्रोडक्ट। एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे मैंने ये डॉट प्रोडक्ट यूज किया है, ठीक है। मैं जो जो बोल रहा हूँ वो लिख के भी दूंगा, बस सुनते जाओ तुम लोग, ठीक है। सो ये क्या है? दिस इज डॉट प्रोडक्ट। क्यों डॉट प्रोडक्ट लिया सर, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों नहीं? उसका एक्सप्लेनेशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? ऊपर अब भी जस्ट बोला मैंने, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है अभी समझो। अभी पूरा इकट्ठा पिक्चर समझाता हूँ पैकेज के अंदर मस्त, ठीक है। दो वेक्टर क्वांटिटी का आंसर अगर स्केलर क्वांटिटी आता है, दो वेक्टर क्वांटिटी माने फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर स्केलर क्वांटिटी है तो अपन डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, अपन डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल। कोई बता सकता है क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल? किसी को याद हो तो बीच में से थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ। टॉर्क पता है ना, टॉर्क? टॉर्क 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 इज वन एग्जाम्पल, जिसको अपन लिखते हैं आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर क्रॉस एफ, यहाँ पे देखो ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो फटाफट से इसे अपन लिख के बाहर निकलते हैं इसके। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है टॉर्क, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर आपने ये तो सिखाया नहीं, ये सिखाऊंगा बेटा, ये रोटेशनल मोशन में आएगा। बस यहाँ पे मैं सिखाने का पर्पज़ क्या है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है? ये क्रॉस प्रोडक्ट मैंने लिया है। हम क्या याद रखें सर, ठीक है, जो कंफ्यूज हो रहे वो इतना याद रखें कि वर्क डन के अंदर अपन ने डॉट प्रोडक्ट यूज किया है, जब कभी भी अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो, ठीक है। और फॉर योर रेफरेंस कि दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। उसका एक एग्जांपल मैंने दे दिया ताकि तुम उस टॉपिक को वापस जाके देखो ना, इसलिए, ठीक है। एक बात होगी, चलो अब एक और छोटी सी तीसरा पॉइंट अपन यहाँ पे वर्क के बारे में लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या बताया? वर्क क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या वर्क डन व्हेन अ वर्क डन कब होता है? व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। कोई फोर्स एफ है, कोई ब्लॉक को मूव कर पाता है, तब हम कहेंगे कि इस फोर्स एफ का वर्क डन हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। फिर सेकंड पार्ट में हमने देखा कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके फॉर्मूला में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर वेक्टर टर्म में रिप्रेजेंट करोगे, मतलब ऊपर ऐसे धनुष्य बाण बना के लिखोगे, तो इनके बीच में ऐसे टिम्ब देना, डॉट देना, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए डॉट प्रोडक्ट। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी यहाँ पे हम जगह बना लेंगे। सिंपल सा पॉइंट है, तुम लोग शायद से मुझे बोल सकते हो। तीसरे पॉइंट में मैं बताना जा रहा हूँ इसका यूनिट, वर्क डन का यूनिट क्या होता है। कोई बताएगा इसका यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, ठीक है, करेक्ट बोला है। तो एसआई यूनिट इसका क्या है? जूल, ओके, ऑलराइट। इसके डायमेंशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। डायमेंशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। कई बार अपने को क्या होता है, कुछ चीज़ें अलग ढंग से देखनी होती है, ठीक है। जैसे अपन कहेंगे कि फोर्स का यूनिट क्या है, तुम फट से बोलोगे सर न्यूटन है। अगर मैं कहूंगा कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसका यूनिट है, तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट कहेंगे कि ये तो पता नहीं। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही अपन न्यूटन कहते हैं, ठीक है। कोई कहेगा 5 न्यूटन का फोर्स समझ में आता है। अगर किसी ने कहा कि 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तुम कहोगे ये क्या मामला हो गया,
फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से? तो एक्चुअली में फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, लेकिन उसी को ही अपन न्यूटन को ऑनर करने के लिए न्यूटन बोल देते हैं। वैसे ही जूल साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने, हाँ वैट तो पावर का होगा बेटा, सुन ले, वर्क का यूनिट जूल है, जूल तो साइंटिस्ट का नाम है, तो उसका एक्चुअली में यूनिट क्या होगा? किलोग्राम, मास, सेकेंड, इस टर्म में हमें अगर पूछा गया तो हम उसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ी पहले हम जहाँ पे जगह बना लेते हैं तो हमें ठीक ठीक लिखने में और मौका मिलेगा। ठीक है, यहाँ से अपन लिखते हैं, इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ थर्ड पॉइंट को इस बक्से के अंदर। ठीक है, तो वर्क डन अपन ने लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान ध्यान से देखना, सिंपल सा पॉइंट है। सो फोर्स क्या होता है? यूनिट पूछ रहा हूँ, दैट इज न्यूटन, राइट। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? वो होगा मीटर। ठीक है, तो न्यूटन को क्या लिखते हैं अपन? फोर्स का फॉर्मूला अगर तुम देखोगे वो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ऊपर लिख रहा हूँ देखो, ये यहाँ पे देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन ना लिखते हुए अगर इसको अपन दूसरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो फॉर्मूला में एम क्या है? मास। मास किस में मेजर करोगे? एसआई यूनिट में, केजी में। एक्सेलरेशन किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम सभी लोग जानते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये फोर्स का यूनिट है। इसी को अपन क्या कहते हैं? इसी को अपन न्यूटन कहते हैं। ठीक है, तो अगर इस न्यूटन को मैं यहाँ पे लिख दूँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किसी के पेट में दर्द तो नहीं हो रहा ना? मैं बीच में से हट जाऊँ, देखो एक बार, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को न्यूटन इंटू मीटर लिखोगे, और न्यूटन को मैं फोड़ के क्या लिखा? न्यूटन को फोड़ के मैंने क्या लिखा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसको अभी हम लिखते हैं, इसको थोड़ा हटाओ, साइड में आ जाओ भैया, अपन इसको ऐसे लिखते हैं। इस न्यूटन को मैंने ये चीज़ लिखा है ताकि बाद में तुम लोग समझ लो। तो फाइनली ये जो जूल है ना, ऑब्वियसली इसका जूल यूनिट है, लेकिन बेसिक फॉर्म में क्या लिखोगे? ये मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी बस याद रखना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो कोई तुम्हें कभी पूछेगा कि 1 जूल फंडामेंटल टर्म में कितना होगा, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? सिंपल सा है। फोर्स का फंडामेंटल फॉर्म पूछोगे, कोई पूछेगा फोर्स का फंडामेंटल फॉर्म, तुम क्या लिखोगे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसी को अपन न्यूटन कहते हैं, वो एक बात। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये मिला 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी को अपन क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ते हैं। अभी एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा और पॉइंट है। इसका सीजीएस यूनिट कोई बता सकता है क्या? ये तो इसका ऐसा यूनिट हो गया, सीजीएस यूनिट। ऐसा यूनिट तो जूल मान लिया भाई, सीजीएस यूनिट चाचा का लड़का क्या है इसके? अर्घ। जूल और दूसरा क्या होता है? अर्घ होता है। तो जूल और अर्घ में क्या रिलेशन है? नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे बताना है। किसी को अभी पता हो तो बता सकता है। जैसे न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन है। ये छोटी छोटी बात है, ये पकड़ना जरूरी है। ठीक है, मैंने क्या कहा? लास्ट पॉइंट, इसके आगे बढ़ना है हमने को अभी। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, और दूसरा उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग होता है। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग? कोई बता सकता है? 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग? बरोबर, एग्जैक्टली लिख लो नीचे। तो ये जो 1 जूल है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। ये याद रखना, कन्वर्जन। जूल या अर्क दोनों किसके यूनिट है? वर्क की यूनिट है। ठीक है, अर्क कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। जूल कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट है। रिलेशन क्या है दोनों में? वो यहाँ पे लिखा है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्क। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात हो गई, इसके आगे भी चर्चा बहुत करनी है हमें। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट से, एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी, तुरंत एग्जाम्पल से अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी सिटी के बाहर आ गए, अभी हाईवे को लग गए अपन। ठीक है, सिटी में आगे देख लिया अपन ने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, अभी अपन थोड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। ये कोई ब्लॉक है, किसी सरफेस के ऊपर रखा है। ठीक है, इसका मास मान लेते हैं 2 kg, चलो नंबर के साथ ही ले लेते हैं अपन। तो इसका मास है 2 kg। ओके, इसके ऊपर अपन फोर्स लगाएंगे, इसके ऊपर अपन फोर्स लगाएंगे। कैसा फोर्स लगाएंगे? ऐसा, इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, 2 न्यूटन, अलग अलग नंबर लेते हैं। ठीक है, पीछे से फोर्स दिखा दे क्योंकि आगे मुझे डायग्राम ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी।
तो यहाँ से मैंने दिखा रहा है कि इसके ऊपर कोई आदमी है, उसने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। अच्छा, ओके, और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ 4 मीटर, यहाँ से यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 मीटर, ठीक है। और मैं कहूँगा फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड वर्क डन बाय एफ एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक। तो कोई बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया सर आपने, बिल्कुल। तो सॉल्व करते हैं इसे, देखते हैं। पहले तो अपन वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, इसमें तो किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपन यूज कर लेंगे। फोर्स कितना है यहाँ पे 3 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका 4 मीटर, ठीक है। सो 4 3 ज़ा 12 जूल्स, ठीक है। तो आंसर कितना है अपना वर्क डन का 12 जूल, ओके। जूल आपको कैसे पता, क्योंकि ये न्यूटन में है और ये मीटर में है, सो दोनों ऐसा यूनिट में है, तो आंसर अपन जूल में ही लिखेंगे, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर होता और ये डाइन होता तो इसका यूनिट क्या होता, इसका यूनिट आ जाता अर्क, ठीक है। छोड़ो ये, देखो अभी दूसरा करते हैं अपन। सेकंड क्या पूछा आपने को, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो इसके लिए हाँ, वेरी गुड, गुड पार्टिसिपेशन टुडे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन एक्सेलरेशन निकालने के लिए, F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो फोर्स यहाँ पे गिवन है कितना है 3, मास कितना है यहाँ पे 2 kg, एक्सेलरेशन यहाँ से बड़े आराम से निकल के आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 3/2, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे दोनों एक्सेलरेशन एंड वर्क डन। सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो कुछ आ सकता है इस टॉपिक के ऊपर वो अपन ने इधर कर लिया। इस ब्लॉक के ऊपर कितना वर्क डन हो रहा है 12 जूल का, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना हो रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा एक लेवल बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को। बोलो इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ू, यस, ठीक। तो सेकंड एग्जांपल में देखो, सेकंड एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं क्या करूंगा, इस टॉपिक के अंदर मैं क्या क्या सिखाने वाला हूँ ना, यहाँ पे हम लोग उसकी इंडेक्स बना लेंगे, ठीक है। मैं आज ही करने वाला था, एक्चुअली आई फॉरगॉट इट, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ये पक्का तुम लोगों को दे दूंगा कि इसके अंदर में क्या क्या सीक्वेंस, क्या क्या कंटेंट मैं सिखाने जा रहा हूँ, ताकि तुम मॉड्यूल खोल के वो कंटेंट नेक्स्ट लेक्चर के पहले जो मैं सिखा रहा हूँ वहाँ पे तुम लोग पढ़ के आना, ठीक है। कई बार सीक्वेंस अलग होती है ना, जिस सीक्वेंस से मैं सिखा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में किसी बुक के अंदर लिखा हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि मैं ही तुम लोगों को सीक्वेंस दे दूँ कि ये सीक्वेंस में मैं सिखाने वाला हूँ कि वर्क के बाद एनर्जी, एनर्जी के बाद फिर कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कुछ इसके अंदर का कंटेंट होगा वो मैं कल लेक्चर में दे दूंगा, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल 2 में मैं बात कर रहा था, यहाँ पर अपन वापस से एक बार एक ब्लॉक ले लेते हैं, एक बार अपन ऐसा ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है। और इस ब्लॉक को अपन एज यूजुअल, कोई दूसरा काम तो है ही नहीं, हमें एक ब्लॉक लेना है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लेना है बस। और अपन अभी एक काम करते हैं, पिछले बार क्या था 2 kg मास था, 2 kg मास ही यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 kg का मास यहाँ पे, इधर कितना फोर्स लगाया था अपन ने लास्ट बार 3 न्यूटन का, यहाँ पे भी अपन 3 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए अपन इसको ना इधर फोर्स लगाते हैं। 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है ये, चल 30 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। कितना फोर्स लगाया था लास्ट टाइम अपन ने, वही वैल्यू मुझे रखनी है 3 न्यूटन की, ठीक है। तो यहाँ पे अपन फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर 3 न्यूटन का, ठीक है, ओके। और बरोबर बरोबर चाललाय, और ये ब्लॉक डिस्प्लेस होगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये ब्लॉक इधर डिस्प्लेस हो रहा है। कितना हो रहा था पीछे, वैल्यू वही रखनी है मुझे, इंटेंशनली मुझे वैल्यू वही रखनी है 4 मीटर। तो लास्ट क्वेश्चन में भी 4 मीटर था, यहाँ पर भी मैं 4 मीटर ले रहा हूँ, ठीक है। ये छोटा क्यों लग रहा है यार इतना, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना है मेरे को। हाँ, ये फोर्स, फोर्स की वैल्यू मुझे कोई बताए जिसने लिखा होगा, मैंने तो मिटा दिया है वो, कितना लिया था अपन ने 3 न्यूटन, ठीक है। अभी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स 3 न्यूटन, और दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक
ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो और हमें वर्क डन कितना है इस 3 न्यूटन का वो पूछा है, ठीक है। ऐसा करना है तो क्या करें हम, 30 डिग्री का एंगल है, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 kg का ब्लॉक है, 4 मीटर वो डिस्प्लेस हो रहा है, तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? क्या सीधा सीधा अपन 3 न्यूटन की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? चल एक एक स्टेप में आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि तुम लोग लेस कन्फ्यूजन एंड मोर क्लैरिटी के साथ मेरे साथ बने रहो, ठीक है। सबसे पहले अपन फाइंड आउट करने का है अपने को ये वर्क डन, ठीक है। वर्क डन अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी तो आइडिया आ चुकी होगी कि हम डायरेक्टली 3 न्यूटन पुट नहीं कर सकते, एंगल 30 डिग्री का है, तो क्या करें हम, ठीक है। तो ये 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस डायग्राम को अपन उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, किडनैप कर लेते हैं इस डायग्राम को, यहाँ पे अपन इसको पेस्ट कर देते हैं, इधर साइड में रख देते हैं, ठीक है। अभी इसके 2 कंपोनेंट यहाँ पे अपन तोड़ लेते हैं, इसको कंपोनेंट करना आता है सबको, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कंपोनेंट आएगा, 3 न्यूटन का ये कंपोनेंट कितना आएगा, 3 cos 30 डिग्री, है ना। विश्वास रख सकता हूँ मैं इतना कि तुम लोग अभी इतने समझदार हो चुके हो कि तुम्हें कंपोनेंट्स आते हैं कैसे निकालना है, ठीक है। 3 sin 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कर लिया सर अपन ने, बधाई हो, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, जब वर्क डन हमें पूछेंगे ना, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस सेकंड पॉइंट, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट, इस सेंटेंस को अपन जस्टिफाई कर रहे हैं थ्रू दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो वर्क डन अपन जहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक चीज का ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन का कंपोनेंट लेना। हमने देखा डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन का फोर्स का कंपोनेंट ले लो, वो कितना है यहाँ पे, 3 cos 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर जब अपन लिखेंगे ना वर्क डन के अंदर, तो लिखना F cos 30 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट S। F की वैल्यू कितनी है, 3 cos 30 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे, 4 आ रहा है। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे, आई एम नॉट यूजिंग दिस कलर, ये ठीक से दिख नहीं रहा होगा, 1/2 इंटू ये 4, ये 2 चला गया, यहाँ पे ये 2 आएगा, दैट इज 6 जूल। कितना वर्क डन हुआ, सॉरी, वो भावना में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया मैं, ठीक है। चल, सो 3 इंटू √3/2 इंटू ये 4, ये काट दिया, ये 2 हो गया, 6 √3 जूल्स, ठीक है। तो इतना वर्क डन अपने को मिल गया, 6 √3 जूल्स, बराबर, ओके। क्या कॉन्सेप्ट पकड़नी है, इस सिंपलेस्ट एग्जाम्पल के द्वारा मैंने क्या सिखाने की कोशिश की कि जब कभी भी फोर्स इंक्लाइंड पे हो, ठीक है, और हमें वर्क डन पूछा है इस फोर्स का, तो वर्क डन निकालते वक्त अपन क्या करेंगे, उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, यहाँ से यहाँ, ये 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, तो क्या इस डायरेक्शन का कोई फोर्स मौजूद है, क्या होना ही चाहिए, उसके बिना ये हॉरिजॉन्टली आगे कैसा मूव होगा। हमने देखा इसके 2 कंपोनेंट अगर अपन ले लेते हैं, ये इधर, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, उसे आगे पुश कर रहा है, ये वाला जो कंपोनेंट है 3 cos 30 डिग्री, वही रिस्पॉन्सिबल है, वही वर्क डन कर रहा है 2 kg के ऊपर, उसको 4 मीटर आगे दौड़ाने में, ठीक है। बात आई समझ में, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कही हमने। यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं, सबसे पहले तो मैं इसे चेंज कर लूँगा, इस कलर को अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये वाला रखते हैं, ठीक है। अभी मुझे बताओ एक्सेलरेशन के लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फॉर्मूला वही यूज करना है, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F को क्या पुट करोगे, जिस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट करवा रहा है, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो F को क्या पुट करना है ये समझाने की मेरी कोशिश थी। क्या F को अपन 3 न्यूटन पुट करें, क्या ऑप्शन 1, क्या इस F को अपन ये पुट करें ऑप्शन 2, क्या इस F को मैं 3 cos 30 डिग्री पुट करूं, क्या करना चाहिए मैंने, एग्जैक्टली। सो F को अपन क्या लिखेंगे, 3 cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू मास 2 kg और एक्सेलरेशन A, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका, 3 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है ये, 3/4 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
कैलकुलेशन वो तुम लोग सॉल्व कर लेना यार, अभी मैं इसे कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। √3 की वैल्यू सबको पता है ना, क्या पुट कर सकते हो तुम, 1.732, और इसे सॉल्व कर ले। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी फोर्स इंक्लाइन हो तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में हमें फोर्स का कंपोनेंट लेना होता है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल इसको और क्लैरिटी देगा, क्या मैं आगे बढ़ूँ? समझ में आई एक्सेलरेशन की बात, वर्क डन की बात? ओके, चलो तो एक तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। ऑलराइट, बुक में बहुत सारा ये एग्जाम्पल मिलेगा। चलो आई विल टेक दिस एग्जाम्पल ओनली। अपन यही एग्जाम्पल लेते हैं, बट दिस टाइम आई एम टेकिंग द एंगल विद द वर्टिकल 30 डिग्री, ठीक है। तुम लोगों इसे सॉल्व करके मुझे बताओ, और यही दो चीज़ें मुझे फाइंड आउट करके बताना, ये दो चीज़ें। चलो ट्राई करो। ओके चलो, पहला बिट सॉल्व करते हैं, वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, वर्क डन, ठीक है। वर्क डन के लिए क्या होगा, इस बार क्या लोगे, इसके कंपोनेंट क्या आएंगे। अभी यहीं पे मैं कंप्लीट कर दूं क्या, ये वाला कंपोनेंट कोई मुझे बताए, ये ऊपर लिख रहा हूँ, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, साइन आएगा इस बार, ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, साइन 30, तो ये हो जाएगा 3 साइन 30 डिग्री, दिस इज 3 साइन 30 डिग्री, ठीक है। जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन है मैं यही क्लियर कर देता हूँ ना, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर तुम लोगों को कंपोनेंट नहीं आते ना, बहुत सिंपल होता है, क्या करना होता है, ये जो वेक्टर है ना, इसके ऊपर और इसके राइट में एक ऐसे अपन परपेंडिकुलर दो वेक्टर बना देते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है हमें समझ में आता है। क्यों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्योंकि वो इक्वेशन सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए कहीं भी हम ऐसे दो कंपोनेंट बनाते हैं ताकि हम इक्वेशन इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। और हमें क्या मतलब था कि डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर जो हो रहा है उस डायरेक्शन वाला फोर्स का कंपोनेंट चाहिए। सर लास्ट टाइम अपन ने यहाँ पे cos 30 डिग्री लिखा था, यहाँ पे sin 30 डिग्री क्यों लिखा है, जहां से अपन एंगल मेजर करते हैं ना, अभी कहाँ से एंगल मेजर कर रहा हूँ मैं, वर्टिकल से, तो वर्टिकल के साथ हम कॉस वाला कंपोनेंट दे देते हैं। लास्ट टाइम अपन एंगल यहाँ से मेजर कर रहे थे, तो जहां से एंगल मेजर कर रहे थे वो लाइन का कंपोनेंट के साथ अपन कॉस अटैच कर देते, तो जहां से मेजर करोगे वो वाला कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट कॉस हो जाता है और दूसरा बचा हुआ साइन हो जाता है। तो हियर द वर्टिकल कंपोनेंट वुड बी 3 cos 30 डिग्री, ठीक है। इतना सही फर्क होगा। तो वर्क डन अपन निकाल लेते हैं बड़े आराम से। अभी क्या है, 3 साइन 30 डिग्री, इसको अंडरलाइन करके रखना ताकि तुम्हें बाद में समझ में आए, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, ठीक है। सो 3 इंटू ये 1/2 इंटू ये 4, ये हो गया 2, दैट इज 6 जूल्स। तो वर्क डन अपने को मिल गया 6 जूल, ठीक है। अपन अभी सेकेंड बीट की तरफ बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन अपन फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, और वो तो अभी क्या है, चॉकलेट है सवाल। एक्सेलरेशन अपन अभी फाइंड आउट करेंगे, F इज इक्वल्स टू ma, तो F को कितना पुट करोगे, 3 साइन 30 डिग्री, मास इज 2 kg, और एक्सेलरेशन तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साइन 30 डिग्री कितना होगा, 1/2, 2 नीचे आ जाएगा, दैट इज 3/4, 3/4 मेरे पीछे दिख रहे हैं 0.75। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है यहाँ से, 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हुई हमारी बात, ये एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया, ठीक है। ऑलराइट, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात तो नहीं ना, फटाफट से देख लिया आपने कि ऊपर से 30 डिग्री का एंगल है, वाह भाई वाह। तो ये कंपोनेंट कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। वर्क डन में फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हम लेकर सॉल्व करते हैं। समझ में आई बात? कई बार ऐसा भी होता है, सुनो बात को थोड़ा, ये बात को पकड़ो, अभी ये पॉइंट गहरा है, छूट सकता है हाथ से, ठीक है। इसको पकड़ लो, छोटा सा पॉइंट है, ब्रेन इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, या तुम यहाँ से सुनोगे यहाँ से छोड़ दोगे, लेकिन ये ज़रूरी पॉइंट है, पकड़ना इस पॉइंट को, ठीक है। कई बार आगे चल के अपन देखेंगे कि यहाँ पे तो अपन ने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की दिशा में ले लिया है, कई बार क्या होता है हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की दिशा में ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने फोर्स का कंपोनेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल लिया है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन वाला लिया। कई बार जब सिचुएशंस की ज़रूरत ऐसी पड़ती है कि हम
फोर्स को इसके टर्म में नहीं लिख, मतलब इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लिखना डिफिकल्ट जाता है, तब हम क्या करते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को ही फोर्स के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये किताबों में ऐसा पॉइंट लिखा जाता है कि एक तो तुम क्या करो, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितना है वो कैलकुलेट करो, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में कितना है वो कैलकुलेट करो। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। आगे चल के मैं वो भी कवर करके दूंगा, लेकिन ये छोटा सा पॉइंट अभी याद रखोगे तो तब तुम्हें याद आएगा कि हाँ सर ने ये बोला था उस लेक्चर में। ठीक है, चलो कोई चिंता की बात नहीं, समझ में भी नहीं आया तो कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। क्या टाइम हुआ है? मेरे पास टाइम है अभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। कितने एग्जाम्पल अपन ने किए वर्क डन समझने के लिए? लुल्लू पुल्लू एग्जाम्पल हो गए 3, ये चौथा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्क डन जीरो कब होता है। यहाँ पे हर जगह पे वर्क डन तो पॉजिटिव आया है। यहाँ पे कितना आया? 6 जूल आया। यहाँ पे क्या आया? 6√3 जूल आया। हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या वर्क डन का आंसर जीरो आ सकता है क्या? वर्क डन का आंसर जीरो आ सकता है क्या, वो देखते हैं। मैं एक बार बस नेटवर्क को चेंज कर दूं, लाइट आ गई है तो थोड़ा हाई स्पीड पे अपन चेंज करते हैं इसे। मैं बस चेक कर लूँ, नेटवर्क स्विच हो गया, आवाज़ आ रही है। माइक टेस्टिंग 1 2 3, एक चेक 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 चेक। हाय हेलो बच्चों, यस ठीक। चलो तो ये एक एग्जांपल ऐसा है। ठीक है, एक कुली है, एक कुली है, रास्ते से जा रहा है बेचारा। इसके सर के ऊपर ना एक बैग रखी हुई है। ठीक है, थोड़ा आज ड्राइंग इतना अच्छा नहीं आ रहा यार मेरे से, क्या हो गया? ठीक है, इसके सर के ऊपर एक ऐसे बैग रखी है। ठीक है, भाई साहब बैग लेकर आगे चल रहे हैं। ठीक है, ये आगे चल रहा है, इस डायरेक्शन में ये चल रहा है, इस डायरेक्शन में ये चल रहा है। ठीक है, अच्छा ओके। सवाल बड़ा सिंपल है, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करने की बात है। ठीक है, क्वेश्चन को देखो बस ध्यान से। फाइंड वर्क डन बाय नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नंबर 2 वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा पूछा है बाय मैन, बाय ए मैन। ठीक है, हमें ये पूछा है किसके ऊपर? ऑन सूटकेस। सूटकेस के ऊपर ग्रेविटी कितना काम करेगी और ये आदमी कितना काम करेगा, कुछ डेटा देना जरूरी होगा यहाँ पे। ये 2 kg है। ठीक है, और ये फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन का, और ये यहाँ से यहाँ 3 मीटर का डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, ओके। पकड़ते हैं क्वेश्चन को, समझाता हूँ फिर से एक बार। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना जरूरी है। यहाँ पे एक आंसर जीरो आएगा, एक आंसर नॉन जीरो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 kg की बैग है, सूटकेस उसके ऊपर है और वो आगे चल रहा है। ठीक है, 3 मीटर का डिस्टेंस आगे चल रहा है। क्लास 9 का एग्जाम्पल है, कोई नया एग्जाम्पल नहीं है ये। ठीक है, हमें पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा एंड बाय अ मैन कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो कुछ दिया है उसको पहले इनिशिएट कर देते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन ऐसा हेडिंग दे देता हूँ और इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं। पहला बिट वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये हम लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ओके। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लगता है। ग्रेविटी कहाँ खींचते हैं हमें? हमेशा डाउनवर्ड की तरफ खींचती है, राइट। और ये डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है? ये आगे की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा विजुअलाइज पहले यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे अपन साइड में डायग्राम लिख लेते हैं। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है 3 मीटर का, बराबर है। इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो आएगा जीरो। क्यों आएगा वही तो बताऊंगा अभी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा? जीरो आएगा। क्यों आएगा? 2 3 पॉइंट से मैं उसे समझाता हूँ। ठीक है, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो क्यों आया, इस डायग्राम को एक बार देखो। ठीक है, ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लगता है? ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इधर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस सूटकेस का या इस आदमी का जिसके ऊपर सूटकेस रखी है, इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, इधर लेके जा रहा है। वो कितना मीटर लेके जा रहा है?
3 मीटर लेके जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन नीचे और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो वो फोर्स का वर्क डन जीरो होगा, वो फोर्स का वर्क डन जीरो होगा। लॉजिकली समझो, लॉजिकली इसे समझो। क्या ग्रेविटी का कुछ रोल है क्या इस ऑब्जेक्ट को 3 मीटर आगे लेकर जाने में? कोई कंट्रीब्यूशन ग्रेविटेशनल फोर्स का है क्या इस ऑब्जेक्ट को 3 मीटर आगे ले जाने में? फोर्स तो ग्रेविटी का नीचे लग रहा है, तो ग्रेविटी कोई रिस्पॉन्सिबल है क्या इस ऑब्जेक्ट को 3 मीटर हॉरिजॉन्टली आगे ले जाने में? हमने कहा नहीं, ग्रेविटी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने डायरेक्शन में नीचे खींचेगी। ठीक है, तो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है इस ऑब्जेक्ट को 3 मीटर आगे खिसकाने में। वो कौन खिसका रहा है उसको 3 मीटर आगे? मैन खिसका रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी टू मूव द सूटकेस 3 मीटर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वुड बी जीरो। ठीक है, इसको अपन थोड़ा मैथमेटिकल भी देख सकते हैं। ठीक है, अपने पास फोर्स को, वर्क डन को अपन वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं इसको, एफ डॉट एस बराबर है। जब तुम कभी वेक्टर टॉपिक खोल के देखोगे, डॉट प्रोडक्ट को अपन स्केलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा। क्या लिखते हैं हम, एफ एस कॉस थीटा। मैं बीच में से थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, हटने से मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मेरे को ना इधर लेकर आता हूँ, हियर। ओके, यहाँ पे अब देखो, डॉट प्रोडक्ट को अपन क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम क्या समझने के लिए आए हो यहाँ पे, कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वर्क डन यहाँ पे ये जीरो क्यों आया है, उसको 2-3 प्रकार से मैं समझा रहा हूँ। लॉजिकली पहले समझाया, ग्रेविटी नीचे लगेगी, सूटकेस आगे जा रही है, तो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है इस सूटकेस को आगे ले जाने में, तो ग्रेविटी का वर्क डन हमने कहा जीरो है। ठीक है, दूसरी बात मैंने कही कि इनके बीच में एंगल कितने हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने कहा 90 डिग्री का है। और वो 90 डिग्री की वैल्यू अभी एफ एस कॉस थीटा के अंदर रखो। कहाँ से लाया सर आपने एफ एस कॉस थीटा? वेक्टर टॉपिक में जाके पढ़ना, जहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट मैंने सिखाया था। डॉट प्रोडक्ट को तुम अगर खोल के देखोगे तो वो इस प्रकार से तुम लिख सकते हो, एफ एस कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में अपन साइन लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट में अपन कॉस लेते हैं, ऐसा शॉर्टकट से अपन ने उसको याद रखा था। ठीक है, तो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अपन जब वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो इसलिए हम वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या कहते हैं, जीरो आएगी। ठीक है, और जब अपन इसको याद रखेंगे तो कैसे याद रखना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जब 90 डिग्री का हो तो वर्क डन जीरो होता है। स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी, वो तो उसको थोड़ा रिकॉल करो। वर्क डन कितना ये कहना गलत है। क्या कहा था मैंने, वर्क डन कितना ये कहना गलत है या इनकम्प्लीट है। क्या कहना सही होगा, वर्क डन बाय। तो पहले दो अपन ने वर्क डन निकाले, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना आया, जीरो। अभी हम दूसरा देखते हैं, हम दूसरा फोर्स देखते हैं अभी, वर्क डन बाय मैन, वो कितना आएगा। वो तो बड़ा सिंपल आ जाएगा, इसको अभी नीचे ले लेते हैं। ये मान लेते हैं ये अपन ने यहाँ से पार्ट 1 किया, एक वर्टिकल कॉलम करते हैं और कलर थोड़ा सा चेंज करके पार्ट 2 यहाँ पे करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वर्क डन बाय मैन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अपन ने देखा फोर्स है 3 न्यूटन और उसी दिशा में है, उसी दिशा में है 3 न्यूटन, और ये 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो अगर तुम इसको वेक्टर फॉर्म से लिखना चाहोगे तो वैसा भी यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर सर आपने जैसे वो एफ एस और एफ एस कॉस थीटा लिखा उस टर्म में हमें करके बताइए, तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, तो एफ डॉट एस को अपन एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फोर्स कितना है 3 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर, और इनके बीच में एंगल कितना है, पैरेलल है ना दोनों, 3 न्यूटन का फोर्स और 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, दोनों के दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। तो कॉस जीरो कितना होता है, 1 हो जाएगा, दैट इज 9 जूल्स। तो वर्क डन बाय मैन इज 9 जूल एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इज जीरो। फॉर व्हाट सिचुएशन, टू मूव द सूटकेस इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अगर सूटकेस नीचे गिर जाती तो इसका वर्क डन जीरो नहीं आता, ग्रेविटी का वर्क डन जीरो नहीं आता। ठीक है, तो क्या सीखे आज के लेक्चर से हम ये सीखे कि वर्क डन जीरो भी हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है। तो वर्क डन जीरो का एग्जांपल ये मैंने ये लिया जहाँ पे अपन ने ग्रेविटी का वर्क डन इन दिस सिचुएशन क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम रटने लोगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो, नहीं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं।
एक एग्जाम्पल नंबर मैं 5 देख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, यहाँ से तुम लोगों को थोड़ा सा एक अंदाज़ा आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। मुझे पहले बताओ ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? एग्जाम्पल नंबर 4 क्लियर है? ओके, अभी एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक फ्री फॉलिंग ब्लॉक को लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन गिर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर का, 2 kg का ब्लॉक है, और हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन। फाइंड आउट करो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या इस सिचुएशन में तुम जीरो कहोगे क्या, जैसे लास्ट सिचुएशन में अपन ने किया था? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन देखते हैं अभी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ, और ये 2 kg ब्लॉक भी कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री का है। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कई बार तुम लिखो, तुम कहोगे सर आपने कई बार एफ एस लिखा है, कई बार आप एफ एस कॉस 0 लिख रहे हो। जब दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में हो, जैसे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो कॉस 0 का आंसर 1 ही आने वाला है वैसे भी। लेकिन तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया, मैं डायरेक्टली एफ एस इतना भी लिख सकता था। ठीक है, राइट, कॉस 0 का आंसर क्या आता है? 1 आता है, तो अल्टीमेटली वो एफ एस ही बन जाएगा। मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ एफ एस। लेकिन मेरे को एक बताओ, इस फोर्स को क्या लिखे, कितना है फोर्स? फोर्स कौन सा होगा यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, mg। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, ये mg इंटू ये s, mg इंटू s। समझ में आई क्या बात? mg क्यों? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास है 2 kg, एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है? ग्रेविटी, तो वो कितना लगा रही है? 9.8, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा mg, उसके वेट के बराबर। ओके, इंटू s। तो अभी आंसर मिल जाएगा हमें। मास कितना है? 2 kg, g का 10 और इसका 3। ओके, 9.8 लोगे तो वो मैं 10 ले रहा हूँ g की वैल्यू। ठीक है, कितना हो रहा है ये? 16 जूल वर्क डन बाय ग्रेविटी। हाँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ रहा है? 60 जूल। थोड़ा यहाँ पे देखो यार, ये जाना पहचाना लग रहा है मुझे। ये अगर s की जगह पे मैं h लीटर लिख दूँ तो तुम तुरंत बोलोगे ये किसका फॉर्मूला होता है? mgh। mdh मसाले सच सच, mdh। mgh क्या होता है? भूल गए? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बचपन में ऐसे लिखते थे ना, याद रखते थे, mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी, हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर और वर्क डन के बीच में। वो अभी नहीं देखेंगे अपन, वो कल देखेंगे। ठीक है, यस। तो इस लेक्चर में इतना ही। वो हमने देखा कि वर्क डन 0 और पॉजिटिव कहाँ होता है। एक सिचुएशन तुम लोगों को मैं देके जाता हूँ, वर्क डन निगेटिव कब आएगा उसका एग्जाम्पल मुझे बताना। वर्क डन कब निगेटिव आएगा उसका एग्जाम्पल मुझे बताना, 2-4 एग्जाम्पल लेकर आना। वो कल के लेक्चर में अपन डिस्कस करें। ठीक है, तो कल के लेक्चर का एजेंडा ये रहेगा, पहले सुन लो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ, बस बात सुन लो। कल के लेक्चर का एजेंडा अपना ये रहेगा कि यहाँ पे अपन देखेंगे जैसे कि ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स था, अगर फोर्स बदल दो तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के द्वारा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वर्क डन के, वो हम देखेंगे। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इस सेक्शन के अंदर उसे हम पढ़ेंगे। एक ट्री डायग्राम हम बनाएंगे, वर्क डन पॉजिटिव कब, 0 कब और वर्क डन निगेटिव कब होता है। ठीक है, तो पहले 2-3 लेक्चर बहुत ही हल्के फुल्के होने वाले हैं और बेसिक से रहने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।